दुनिया में कुल 195 कंट्रीज़ हैं और इन सभी कंट्रीज़ का अपना लॉ और रेगुलेशन होता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आज हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग प्रोसेस को जानने वाले हैं। हम जानते हैं अमेरिका को आज़ादी 4 जुलाई 1776 को मिल गई थी और इसके बाद अमेरिका को ज़रूरत पड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशन की। हड़बड़ी में वो लेकर भी आए आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन, लेकिन इसमें कई सारी खामियां थी और उन डिमेरिट्स को वाइप आउट करने के लिए, हटाने के लिए उन्होंने बुलाया कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन 1787 को फिलाडेल्फिया शहर में आयोजित किया गया था, यानी आज़ादी के करीब 10 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई। इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स। सरकार का एक नया फ्रेमवर्क बनाना जिसके तहत एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और सेंट्रल गवर्नमेंट को फोकस करना था। लॉज को स्ट्रांगली एग्जीक्यूट करने के लिए इसका एम ये भी था कि ये एग्जीक्यूट सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाए। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन में कई सारे प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उन सभी प्रतिनिधियों के बारे में हम पहले के वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जानते हैं कि इस मीटिंग में कौन कौन से प्रपोजल्स लाए गए। इन महत्वपूर्ण प्रपोजल्स के बारे में बात करते हैं। वर्जीनिया प्लान, जेम्स मैडिसन द्वारा ये प्लान दिया गया था और इसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। इसमें 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगी और बाकी के ब्रांचेस एग्जीक्यूटिव की तरह काम करेंगे। और इसके बिल्कुल अपोजिट एक और प्रपोजल न्यू जर्सी प्लान विलियम पैटरसन के द्वारा दिया गया। इस प्लान के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट वीक रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होगी। स्टेट गवर्नमेंट खुद के डिसीजंस भी लेगी और उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट भी करेगी। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपोजल आया जिसे कनेटिकट कॉम्प्रोमाइज़ भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट कॉम्प्रोमाइज़। आज का अमेरिकन कांग्रेस इसी प्रपोजल पे बेस्ड है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पॉपुलेशन बेस पर होता है और इसे लोअर चैम्बर ऑफ कांग्रेस कहते हैं, और सेनेट जो होते हैं वो स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और इसे अपर हाउस ऑफ कांग्रेस कहते हैं, अपर चैम्बर ऑफ कांग्रेस कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट डिसीजंस को लिया गया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन को लिया गया वो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पावर्स का डिवीज़न कर दिया गया स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में। एक परफेक्ट लकीर खींच दी गई कि कहाँ किसकी कितनी जिम्मेदारी है। यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया गया जो कि आज भी चला आ रहा है और आज हम देख पा रहे हैं कि ये एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेजिस्लेटिव का एक स्ट्रक्चर तो था ही, लेकिन जो लॉज पास किए जाते थे उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेसिडेंट इलेक्टोरल ऑफिस वगैरह बनाया गया और कई सारे डिपार्टमेंट्स की भी स्थापना की गई जिससे कि लॉ को और स्मूथली एग्जीक्यूट किया जा सके और स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सके। बड़े और छोटे स्टेट्स के बीच में बैलेंस को और वोटिंग राइट्स को अच्छे से डिफाइन किया गया। स्टेट्स के बीच में बैलेंस बनाया गया और वोटिंग राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया। और उस वक्त की जो सबसे इम्पॉर्टेंट समस्या थी और जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग समस्या थी वो थी स्लेवरी। उस पर भी काफ़ी लंबी बहस छिड़ी और उसके लिए उनके लिए लॉज बनाने की बात की गई। इस सिस्टम के जो विक्टिम्स थे उनके रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। तो आज के वीडियो के साथ हमने अमेरिकन हिस्ट्री के एक बहुत बड़े पार्ट को ख़त्म कर लिया है। हमने अमेरिकन हिस्ट्री के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और अमेरिकन रिवॉल्यूशन के इम्पॉर्टेंट लीडर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के इम्पॉर्टेंट लीडर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है और अब हम अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।